अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसे 5 प्रोडक्ट बताऊंगा जो आपको अमेज़ॉन पे कभी नहीं बेचने चाहिए, स्पेशली अमेज़ॉन यूएसए के ऊपर। अगर आप उनको बेचेंगे तो आप एक दर्द-ए-सर पालेंगे। आपको बार बार वार्निंग्स मिल सकती हैं। अमेज़ॉन मुख्तलिफ़ तरह के कागजात आपसे मांगेगा जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, और आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो सकती है। उसके बाद आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट्स। इनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अमेज़ॉन का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है लिस्टिंग बनाने से पहले। दूसरा, इसके लिए एक जीएमपी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। ये असल में जिस फैसिलिटी में ये चीज़ बनाई जाती है उसको ये एक्वायर करना होता है फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंटरनेशनल लेबॉरेटरी। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। A COA from an ISO certified laboratory is needed for each product demonstrating it meets the label claims। ये गौर करने वाली चीज़ है कि आपने अगर उसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये फ़लाँ चीज़ से आपको तकलीफ़ से निजात दिलाती है या ये फ़लाँ चीज़ को बूस्ट करती है, तो उसका प्रूफ होना चाहिए फ्रॉम सम सर्टिफाइड लेबॉरेटरी कि हाँ, ये जो क्लेम किया जा रहा है ये वाकई दुरुस्त है। और उसके बाद इट कंटेन्स दी स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स। जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिखे हुए हैं कि इसमें 10% फ़लाँ चीज़ है, 5% फ़लाँ आइटम है, मिनरल है, तो उसका भी वो लेबॉरेटरी टेस्ट करके उस सर्टिफिकेट में प्रूफ देंगे कि हाँ, ये फ़लाँ मैन्युफैक्चरर ने जो ये वाला विटामिन बनाया है उसके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट पैकेजिंग फ़ोटोज़। क्लियर फोटोज़ ऑफ ऑल 6 साइड्स ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग द सप्लीमेंट फैक्ट्स, पैनल एंड इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। दे आर नेसेसरी। ऐसी खाने पीने की चीज़ों में इंग्रेडिएंट लिस्ट लगी हुई होनी ज़रूरी होती है। फिर आपको परचेज इनवॉइसेस चाहिए। ज़ाहिर है कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, जिस लेबॉरेटरी का सर्टिफिकेट आप पेश कर रहे हैं ये कंफर्म करें कि आपने उसी से माल ख़रीदा है। फिर ब्रांड ऑथराइजेशन। अगर आप किसी ख़ास ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये सप्लीमेंट बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी ऑथराइजेशन भी आपको चाहिए होगी। उसके अलावा काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं जिनको कंप्लाई करना ज़रूरी होता है फॉर द मैन्युफैक्चरर। वो कौन कौन से एफडीए रेगुलेशंस? 21 CFR 101-36 एंड 101.9G3 एंड G4। और उसके अलावा कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक रूल्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, certain categories like sexual enhancement, weight loss और supports nutrition may have additional requirements। अब ये सब चीज़ें जो सर्टिफिकेशंस है ये बेसिकली तो उस मैन्युफैक्चरर ने एक्वायर करनी होती हैं। तो होता क्या है, जब हम ये चीज़ें ख़रीदते हैं चाइना से, तो उन्होंने नॉर्मली ये जाली सर्टिफिकेट बनाए होते हैं, और ये जो लेबॉर्ट्रीज़ जहाँ से टेस्ट करवाना है या सर्टिफिकेट लेना है वो चाइना की अपनी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। जो अमेरिकन एफडीए है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो होता क्या है कि आप जब लिस्टिंग बनाते हैं उस वक्त हो सकता है वो आपसे ना मांगे, और बाद में किसी स्टेज पे आपसे वो सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब आप ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, और अब अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो फॉर श्योर आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। लिहाजा बेहतर ये है कि इस तरह के सप्लीमेंट्स से आप परहेज़ करें। ये सप्लीमेंट्स का मैंने इसलिए स्पेशली ज़िक्र किया है, बेसिकली तो ये मेडिसिन की कैटेगरी है, और मेडिसिन भी हर बंदा नहीं बेच सकता। एक स्पेशल सर्टिफिकेट आपको अपने बिज़नेस के लिए भी चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में या इंडिया में अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको अपने बिज़नेस के लिए भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपको नो हाउ है इसकी। सप्लीमेंट्स को नॉर्मली लोग लाइटली लेते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। तो अमेरिका में अलबत्ता इसके लिए भी काफ़ी सख्त कवानीन हैं, लिहाजा आपको एहतियात करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी एक गेटेड कैटेगरी है, और इसके लिए ब्रांड ऑथराइजेशन भी चाहिए अगर आप किसी ख़ास ब्रांड के बेच रहे हैं। और इसकी एक और बड़ी स्ट्रिंजी रिक्वायरमेंट है, वो ये कि वारंटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जेन्युइन किस्म की वारंटी। अब वारंटी क्या होती है?
कि अगर आप किसी फ़िलिप्स की कोई आइटम बेच रहे हैं किसी मशहूर ब्रांड का, तो उनके नॉर्मली उस मुल्क में काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स होते हैं, और अगर 6 महीने की वारंटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आप नियर सर्विस सेंटर पे जाके इसको दिखाएं। तो वो वारंटी भी जो उसका असल ब्रांड ओनर है वो ऑनर करता है। लेकिन अगर आपने अपने प्राइवेट लेबल के तहत कोई चीज़ बनवा के ला के मार्केट में बेच रहे हैं, तो आप वारंटी कैसे फिर ऑनर करेंगे? आपके तो उस मुल्क में सर्विस सेंटर्स नहीं हैं। लिहाजा वारंटी का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये यूनिट वापस कर दो। तो इस सूरत में फिर ये होता है कि आपको काफ़ी सारे यूनिट्स जो हैं वो रिटर्न करने पड़ते हैं, जिसका आपको नुकसान होता है। और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स का वैसे भी रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है, इसलिए भी इससे बचना चाहिए। उसके अलावा अगर इनके अंदर कोई लिथियम बैटरीज़ हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वो असल में हैज़मैट जो एक कैटेगरी है, हैज़र्डस मटेरियल, उसमें आ जाती हैं, और उसकी हैंडलिंग शिपिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। वो आपको फिर जब आप लिस्टिंग बनाते हैं तो यू हैव टू इंश्योर कि वो किस तरीके से पैक करके किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। तीसरे नंबर पे है फैशन आइटम्स। इसमें जूते, क्लोथ्स, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये भी एक गेटेड कैटेगरी है, इसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। और इसमें होता यह है कि अक्सर लोग इस तरह के आइटम जो हैं वो किसी ख़ास ब्रांड के ख़रीदना चाहते हैं। आप प्राइवेट लेबल से लाएंगे तो पहली बात तो ये है कि आपके बिकेंगे कम। अब दूसरी बात यह है कि इस तरह के आइटम्स लोग काफ़ी ज़्यादा रिटर्न करते हैं। किसी को कलर पसंद नहीं आता, किसी को साइज़ प्रॉपर फिट नहीं बैठता, और जो चीज़ रिटर्न होकर वापस आती है वो 90% ऑफ द टाइम अमेज़ॉन उसको फेंक देता है, बिकॉज़ उसकी या तो पैकिंग ख़राब हो चुकी होती है या अंदर से कोई उसके ऊपर दाग लग चुके होते हैं। लिहाजा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चौथी कैटेगरी है फूड एंड ग्रॉसरीज। इससे भी आपको बचना है। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि एफडीए से अप्रूवल होना चाहिए, आप प्रॉपर प्रेपरेशन एंड पैकेजिंग होनी चाहिए, और लाइसेंसिंग होनी चाहिए। सेलर में नीड टू बी लाइसेंस्ड और हैव अप्रूवल फ्रॉम रेलिवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। फिर उसके अलावा एक्सपायरेशन डेट होती है। अमेज़ॉन का कहना है कि 2 से 3 महीने शेल्फ लाइफ अभी उसकी बाकी होनी चाहिए जब आप कस्टमर को दे रहे हैं। और उसके अलावा फूड सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है कि फूड कंटेमिनेशन ना हो, उसके अंदर स्पॉइलेज ना हो, मेल्टिंग ना हो जाए जिससे फूड का कोई आइटम डैमेज हो जाए। तो ये नॉर्मली जो लोग करते हैं वही होते हैं जिनकी उस मुल्क में अपनी रहाइश होती है, वहीं से वो सोर्सिंग करते हैं विद इन अमेरिका। अपनी उनकी बेकरीज होती हैं और रेगुलरली वो पहुँचाते हैं सामान। तो हमारी तरह के जो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं वो इस तरह के फूड आइटम्स वैसे ही बेच नहीं सकते। तो बहरहाल अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो फिर भी आपको ये अवॉइड करने चाहिए एज अ न्यूज़ सेलर। पांचवी चीज़ है जनाब मेडिकल डिवाइसेस। इसके लिए भी एफडीए रेगुलेशन है। अक्सर मेडिकल डिवाइसेस, चाहे वो ओवर दी काउंटर सेल की जाने वाली चीज़ें हों, एफडीए का अप्रूवल चाहिए होता है। ये अप्रूवल भी आपके मैन्युफैक्चरर ने लेना होता है। वो अपनी फैसिलिटी का अप्रूवल लेता है और हर आइटम को सबमिट करता है एफडीए को। वो उसका जायज़ा लेते हैं और उसकी सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। तो चाइना वाले जो हैं उनके पास अक्सर जो सर्टिफिकेट हैं वो चाइना के लोकल होते हैं और बहुत सौ के पास होते भी नहीं हैं। और इसमें चीज़ें कौन कौन सी आती हैं आप देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, थर्मामीटर, और इस तरह के काफ़ी सारे मीटर्स जो हैं, ये जो स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं, वेइंग मशीन वगैरह, इनकी एक्यूरेसी चूँकि ज़रूरी होती है और वो एफडीए इसको सर्टिफाई करता है। और इसका भी अप्रूवल प्रोसेस है। सेलर में नीड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल टू सेल दी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। अगर आप बगैर अप्रूवल लेके लिस्ट कर देंगे तो थोड़ी ही देर में लिस्टिंग आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो जनाब ये थी वो 5 चीज़ें जिनसे आपने परहेज़ करना है। अब इनका एक थंब रूल मैं आपको बताता हूँ कि डोंट सेल एनीथिंग दैट गोज़ इनटू ह्यूमन बॉडी और दैट गोज़ ओवर ह्यूमन बॉडी। ये मैंने जो 5 चीज़ें बचाई हैं उनमें से 4 तो इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। हर तरह की मेडिसिन इसमें आ जाती है, फूड आइटम्स भी आ जाते हैं, दैट गोज़ इनटू द ह्यूमन बॉडी, और दैट गोज़ अबव द बॉडी उसमें आपके ये जो क्लोथिंग है, फैशन की चीज़ें हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।